जय हिंद साथियों, आपको अपने मिश्रा रोजगार परिवार में आपका स्वागत है साथी। राधे राधे साथियों, नमस्कार साथियों। आज साथी आपका रेलवे ग्रुप डी का जीएस का क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन इसमें बताया जाएगा आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, एकदम डिक्टो क्वेश्चन इसी तरह में। ऐसे मत सोचो कि सर जी जो बता रहे हैं मतलब ये नहीं, ये पूरा क्वेश्चन पीछे वाला है। यानी 2022 में जितना क्वेश्चन पूछा गया हमने अपने हाथों से कलेक्ट किया है, उसके बाद आपको दे रहे हैं। यानी हम 2022 का जितना आया है आपको प्रीवियस ईयर, सारे प्रीवियस ईयर को ही कराएंगे, इससे आगे कुछ नहीं कराएंगे। हाँ, करंट अफेयर में एक आध दो क्वेश्चन हम हटा कर देंगे, क्योंकि करंट अफेयर आपका हो सकता है कि पिछला 2022 से आपको 24 यानी 25 लग गया, 25 में आपको बदल गया। यानी हम आपका करंट अफेयर अपने हिसाब से एडजस्ट किए, उसके बाद जितना क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन हम किए हैं। तो आप एक इसमें आइडिया लगा सकते हैं कि आपका स्कोर कितना आ सकता है। तो हम बिना समय को गवाए हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, रामनवमी एक हिंदू वसंत उत्सव है जो भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है और यह सामान्यता डैश महीने में मनाया जाता है। यानी आपको जगह खाली दिया गया। पहला ऑप्शन दिया गया जुलाई, दूसरा अगस्त, तीसरा अप्रैल, चौथा जून। ये जो राम जी का जन्म है ये अप्रैल महीने में होता है। आपका तीसरा ऑप्शन शुरू होता है, ये होता है आपका अप्रैल महीने में। ये सही इसका ऑप्शन हो जाएगा अप्रैल, यानी अप्रैल महीने में ही राम जन्म उत्सव मनाया जाता है। यानी देखोगे कि जब अप्रैल यानी वही जब आपका गेहूं कटता है तभी ये राम जी का जन्मोत्सव मनाया। लेकिन राम जी देखा ये अब यहाँ पर आपका आ गया राम जी, यानी भगवान राम से संबंधित है। राम देखो, भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। देखिए ये दशरथ जी के पुत्र थे, दशरथ जी के पुत्र थे, राजा दशरथ के पुत्र थे। राजा दशरथ के पुत्र थे। ये राजा दशरथ के पुत्र थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण, ये चारों भाई थे जो दशरथ जी के पुत्र थे। दशरथ जी के ये कौन थे? राम जी दशरथ जी के पुत्र थे और इन्हीं के जीवन काल यानी रामायण इन्हीं के पर आधारित है। रामायण को रचने वाले वाल्मीकि जी हैं। रामायण को रचने वाले वाल्मीकि जी हैं। ये वाल्मीकि हैं। अब एक खंड काव्य है और जो देखो रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा। देखो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, रामायण को किसने लिखा था? वाल्मीकि जी ने लिखा। लेकिन रामचरितमानस को किसने लिखा था? श्री रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा था। श्री रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा था। तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा था और ये एक बहुत बड़ा खंड काव्य है। यानी एक खंड काव्य श्री रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा था, रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा था और राम जी दशरथ जी के पुत्र थे। और ये आपका अप्रैल महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है। नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रहा है, कह रहा है लोकपावनी और भवानी डैश करके दिया गया नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसमें पूछ रहा है नदियां, तो नदियां में पूछ रहा है किसकी, लोकपावनी और भवानी किसकी सहायक नदियां। आपका पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है महानदी, तीसरा आपका है कृष्णा, चौथा है कावेरी। तो कावेरी नदी इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका कावेरी नदी। चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका कावेरी नदी, ठीक है ना। कावेरी नदी आपकी हो जाती है। देखो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन हो जाता है, चौथा ऑप्शन ही होता है कावेरी नदी इसका सही। लेकिन कावेरी नदी की सहायक नदियां देख लेते हैं। कावेरी नदी की आपकी सहायक नदियां और लोकपावनी भवानी नदी के छोड़कर भी सहायक नदियां, देखो लोकपावनी छोड़ के सहायक नदी आपकी हो जाती है हेमवती और कोलेरू नदी।
देखो इसकी हो जाती है हेमवती, हेमवती, कोलेरू, हेमवती और कोलेरू, हेमवती कोलेरू। और देखो हेमवती हो जाती है, कोलेरू नदी हो जाती है, और एक आपकी नदी और हो जाती है अरासल नदी, अरासल नदी। एक हो जाती है अरासल नदी, अरासलर नदी। एक हो जाती है आपकी नदी अरासलर नदी। ये आपकी नदी है, इसकी सहायक नदी हो जाती है। देखिए इतनी आपकी हेमवती नदी, कोलेरन नदी, अरासलर नदी, कोलेरन नदी और लोकपावनी और भवानी, ये तीन हो जाती है। एक हो जाती है इसको लिख लो लोकपावनी और भवानी, इसको भी लिख लो लोकपावनी, लोकपावनी आपको लिखा है भवानी, ये तो आपको लिखा गया है इसमें क्वेश्चन में, लोकपावनी भवानी। इसकी हो जाती है क्या होती है, ये सहायक नदी है, कावेरी की सहायक नदी हो जाती है। देखिए इसी पर है एक मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध है, इसी पर है मेट्टूर बांध, कावेरी नदी पर ही है मेट्टूर बांध आपका, मेट्टूर बांध आपके कावेरी नदी पर ही है। देखिए कावेरी नदी पर ही मेट्टूर बांध है। देखो कावेरी जल विवाद किससे किससे, कावेरी जल विवाद, देखो कावेरी जल विवाद आपका है, कावेरी जल विवाद, देखिए कावेरी जल विवाद आपका हो जाता है। देखिए दक्षिण भारत में कितने कितने हैं, दक्षिण दक्षिण माने केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। आपका किससे विवाद है, केरल, कर्नाटक, कर्नाटक, तमिलनाडु, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी से भी इसका जल विवाद है, पुडुचेरी से भी इसका जल विवाद, पुडुचेरी, इसका पुडुचेरी से भी इसका जल विवाद है। पुडुचेरी यानी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी यानी केरल विवाद, ये आपका बहुत पुराना है। कावेरी जल विवाद केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु यानी तीनों से ही विवादित। आपका पहला ऑप्शन है गोदावरी नदी, पहला ऑप्शन कौन है, गोदावरी नदी, पहला ऑप्शन है गोदावरी। अब देखिए गोदावरी नदी, गोदावरी नदी आपकी निकलती है महाराष्ट्र के नासिक से, महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकम पहाड़ी से, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलते हुए कहा जाती है, ये कहां तक इसका प्रवाह है, ये महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलते हुए, महाराष्ट्र, देखिए ये महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलते हुए तेलंगाना, कहां निकल पहुंच जाती है, तेलंगाना जाती है, तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आज आ जाती है आपकी छत्तीसगढ़, 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 छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, आपका उड़ीसा पहुंच जाते हैं, उड़ीसा के बाद आप आ जाती है यहां पर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आपका आ जाता है, ये हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश। देखो आंध्र प्रदेश के बाद, देखो आंध्र प्रदेश पहुंची, आंध्र प्रदेश में आपकी दो नदियों का संगम होगा, गोदावरी और कृष्णा नदी के संगम पर ही डेल्टा बनाता है। यहां पर जैसे ही आंध्र प्रदेश में पहुंचेगी गोदावरी नदी और गोदावरी नदी, गोदावरी और कृष्णा जैसे मिलेंगी वैसे ये बना देंगी डेल्टा, और डेल्टा यहीं पर बना देती है, यहां पर क्या बना देंगे, डेल्टा। गोदावरी और कृष्णा नदी के ऊपर डेल्टा बनाती है, और डेल्टा बनाकर ये कहां पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए उसके बाद ये इतनी बातें समझ में आए, ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखो महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इतनी जगह इसका प्रवाह है गोदावरी नदी की। अब आ जाता है कि महानदी, महानदी देखो महानदी आपका, महानदी पश्चिम बंगाल में सॉरी महानदी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। महानदी कहां पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसको इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। आ जाता है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। अब कृष्णा नदी की सहायक नदी देख लो, कृष्णा नदी, आप कृष्णा नदी की सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन से, देखो कृष्णा नदी की सहायक नदी है घाट प्रवाह, माल प्रवाह, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी। घाट प्रवाह, माल प्रवाह, देखो घाट प्रवाह पहला कौन सा आता है, घाट प्रवाह, घाट प्रवाह, घाट प्रवाह नदी, माल प्रवाह नदी, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, घाट प्रवाह हो गया, माल प्रवाह नदी हो गई, और आ जाती है आपकी मूसी नदी, यहां पर आ जाती है आपकी मूसी नदी, मूसी नदी। उसके बाद तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी,
तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी। इतनी नदियां इसकी क्या होती है, सहायक नदियां हैं। ये आपकी क्या है, इतनी सहायक नदियां, कृष्णा की सहायक नदियां इतनी है। देखो गोदावरी महाराष्ट्र से तेलंगाना होती है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश में जाती है, आंध्र प्रदेश में जाती है। जैसे आंध्र प्रदेश में प्रवेश की वैसे ही गोदावरी और कृष्णा नदी की, गोदावरी और कृष्णा नदी आपस में मिलकर क्या बना लेती है, डेल्टा बना लेती है। और उसके बाद ये कृष्णा नदी की सहायक नदी हो जाती है घाट प्रवाह, माल प्रवाह और मूसी और तुंगभद्रा नदी। इतनी नदियां इसकी क्या हो जाती है, तुंगभद्रा नदी है, इतनी इसकी क्या हो जाती हैं, सहायक नदियां हो जाती हैं। इसको आप नोट डाउन करिए। ये क्वेश्चन आपका डिक्टो, आप नहीं यकीन करना हमारा ना, तो आप 2022 वाला मॉडल पेपर, 2022 वाला क्वेश्चन पेपर निकालना, उसमें देखना है कि नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो एक्सप्लेन किए ये नहीं, ये क्वेश्चन है, ये बात बता कह सकते हैं। ये जो ये हमने एक्सप्लेन किया, ये हमारा एक्सप्लेन है। अगर आपको साथी अगर वीडियो अच्छा लगे ना तभी लाइक और सब्सक्राइब करना, नहीं अदरवाइज मत करना, ठीक है ना। हम ये नहीं कह रहे कि आप करना, आप मत करना, आपको जब अच्छा लगे तभी करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा बता रहा है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़िए। हाल ही में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर तुकाराज के नाम पर रखा गया। हाल ही में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर तुकाराज के नाम पर रखा जाएगा। ये क्वेश्चन आपका हमने डाला है, ये क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि हमने डाले। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, उसमें क्वेश्चन थोड़ा दूसरी टाइप का था, हमने करंट अफेयर का, लेकिन हाँ एयरपोर्ट से ही संबंधित था, इसीलिए हमने डाला इसको क्वेश्चन। तो इसमें पूछा तुकाराज। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया अयोध्या एयरपोर्ट, मोगा एयरपोर्ट, पुणे एयरपोर्ट, चंडीगढ़ एयरपोर्ट। जो आपको पुणे एयरपोर्ट है, ये इसका नाम बदलकर तुकाराज रखा गया। ये जो तुकाराज है, तुकाराज एयरपोर्ट, तुकाराज एयरपोर्ट, ये तुकाराज एयरपोर्ट का नाम बदलकर तुकाराज एयरपोर्ट का नाम पुणे, पहले इसका नाम क्या था, पुणे एयरपोर्ट। इसका पहले नाम था पुणे एयरपोर्ट। इसका नाम पहले था पुणे एयरपोर्ट, इसका यही ऑप्शन सही होगा। इसके बाद चौथा ऑप्शन है चंडीगढ़ एयरपोर्ट, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं इसका पहले नाम था तुकाराज एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब रख दिया गया, पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब तुकाराज एयरपोर्ट रख गया। अब देखिए कुछ एयरपोर्ट का नाम चेंज हुआ जो कि हम बता रहे हैं। जैसे अयोध्या एयरपोर्ट का नाम रखा गया महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम रख दिया गया अयोध्या एयरपोर्ट। देखो अयोध्या एयरपोर्ट का नाम अयोध्या एयरपोर्ट, ठीक है ना। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर अयोध्या एयरपोर्ट का नाम क्या है, अयोध्या एयरपोर्ट का नाम अब वर्तमान क्या हो गया, महर्षि वाल्मीकि हो गया। महर्षि वाल्मीकि हो गया है। देखो अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि हो गया। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया, महर्षि वाल्मीकि। देखो मोगा एयरपोर्ट कहां पर, गोवा में, इसका नाम मनोहर पर्रिकर हो गया। मनोहर पर्रिकर। देखो मोगा एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया, मोगा एयरपोर्ट। ये मोगा एयरपोर्ट है कहां, मोगा एयरपोर्ट आपका है, मोगा एयरपोर्ट कहां पर है, गोवा में है। मोगा एयरपोर्ट कहां पर है, गोवा में। ये जब गोवा में इसका नाम क्या रख दिया, मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट। आगे लिख लें मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट। उसके बाद देखो मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट अब चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह रख दिया गया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल गया, चंडीगढ़ एयरपोर्ट देखो चंडीगढ़ एयरपोर्ट, ठीक है ना। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रख दिया। तो शहीद भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, यानी कोलकाता एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या रख दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट। यानी कोलकाता एयरपोर्ट का क्या नाम है, कोलकाता एयरपोर्ट।
कोलकाता एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट का नाम बदलकर कोलकाता एयरपोर्ट का नाम रख दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट, सुभाष चंद्र एयरपोर्ट, ठीक है ना। एयरपोर्ट नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट। देखिए बाबा साहेब अंबेडकर एयरपोर्ट, नागपुर एयरपोर्ट का नाम बदल गया, नागपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर बाबा साहेब नागपुर एयरपोर्ट, नागपुर एयरपोर्ट का नाम क्या बदल दिया गया, नागपुर एयरपोर्ट, नागपुर एयरपोर्ट का क्या नाम हो गया, एयरपोर्ट। नागपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर बाबा साहेब अंबेडकर एयरपोर्ट, बाबा साहेब अंबेडकर एयरपोर्ट, बाबा साहेब एयरपोर्ट, बाबा साहेब अंबेडकर एयरपोर्ट, बाबा साहेब अंबेडकर एयरपोर्ट, बाबा साहेब अंबेडकर एयरपोर्ट, एयरपोर्ट लगा लेना, हम नहीं लगा रहे, बाबा साहेब अंबेडकर एयरपोर्ट, इसका नाम बदल दिया गया। उसके बाद कैंपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में है, कैंपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में है, बेंगलुरु का नाम कैंपगोड़ा एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह। देखो कैंपगोड़ा एयरपोर्ट कहां पर है, ये आपका कैंपगोड़ा एयरपोर्ट, एयरपोर्ट, ठीक। इसका बेंगलुरु एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट, ठीक है ना। कैंपगोड़ा एयरपोर्ट को बेंगलुरु एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, एक आ जाता आपका चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, ये लखनऊ में है, लखनऊ एयरपोर्ट का नाम बदला गया, ठीक है ना, लखनऊ में। उसके बाद आ जाता है जीरो वेस्ट टू लैंड फील्ड अवार्ड किसने दिया, इतने तो नाम चेंज हुआ है, इतने का नाम और नाम चेंज हुआ, लेकिन इतने का हमने लिखा दिया। लेकिन एक दो क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे पूछा जाए जीरो वेस्ट टू लैंड फील्ड अवार्ड किसने पाया था, जीरो वेस्ट टू लैंड फील्ड अवार्ड किसने पाया था, तो आपको लिखना पड़ेगा जीरो, यहां तक दिख रहा है नहीं दिख रहा है ना, दिख रहा है आपको, यहां तक दिख रहा है ना, जीरो वेस्ट टू लैंड, जीरो वेस्ट टू लैंड फील्ड अवार्ड, फील्ड अवार्ड किसने पाया था, तिरुवनंतपुरम ने पाया था, तिरुवनंतपुरम ने पाया था, तिरुवनंतपुरम ने पाया था, किसने पाया था, तिरुवनंतपुरम ने पाया था। और देखो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का एयरपोर्ट किसे, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने पाया था, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, ये आपका दिल्ली में, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार, ये लास्ट का आपको क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का एयरपोर्ट, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार, हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने पाया था, ये पाया था इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जितना पढ़ोगे उतना आएगा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, एयरपोर्ट ये आपका दिल्ली में है। इतनी बातें लिख लेना। अब कह रहे होगे सर जी एक क्वेश्चन में आपने इतना पोस्टमार्टम कर दिया, जी सर बिल्कुल कर दिया, क्योंकि हमको पता है कि कहां कहां से क्वेश्चन आता है। हाँ कुछ अगर हमारे यहाँ पर कुछ गलतियां हो रही हैं लिखने में, जैसे सर आप थोड़ा दूर यहाँ पर एकदम सटा दिए, यहाँ पर बढ़ा दिए, हाँ उसको हम गलती आपको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आप थोड़ा भी कंप्रोमाइज करिए। ये जानते हो मार्कर इंक है इसमें होगा, लेकिन हम प्रयास करेंगे अगली बार से एकदम साफ साफ लिखने के लिए, ठीक है ना। आप इसको याद करना है। ये क्वेश्चन के लिए
अभी आपने कहा कि इतना क्वेश्चन हम कैसे याद करें, तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको सफलता पानी है तो वक्त और हालात पे रोना नहीं। अगर आपको सफलता पानी है तो वक्त और हालात पे रोना नहीं। मंजिलें दूर है पर घबराना नहीं। मंजिलें दूर है पर घबराना नहीं, क्योंकि नदियां कभी नहीं पूछती कि समुंदर अभी कितनी दूर। उत्तर दिया गया भारत के संविधान के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 118, अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 121। देखिए आपका ऑप्शन होगा अनुच्छेद 124, लेकिन इसमें पहले पूछ रहा है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 124 के अनुच्छेद 124 के हिसाब से की जाती है। अनुच्छेद आपको 124 के हिसाब से की जाती है कि आपके मुख्य न्यायाधीश पे कौन होगा, लेकिन इसमें किस विधि से की जाती है? कोलेजियम विधि से। देखिए इसमें क्या होती है? कोलेजियम, ठीक है ना, कोलेजियम विधि से की जाती है। कोलेजियम, देखो इसमें 5 सीनियर जज होते हैं। इसमें कितने जी? 5 सीनियर जज होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं, और इसमें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के तहत कोलेजियम विधि से इनको 5 मुख्य न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कोलेजियम के सलाह पर होती है, यानी कोलेजियम की, यानी 5 क्या होते हैं? जज होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं, और क्या करते हैं? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। लेकिन आप एक बात जानो कि ये हो गया आपका इतना, तो जो रामास्वामी के विरुद्ध, रामास्वामी जानते हैं, इनके पहले बार महाभियोग किसके ऊपर लाया गया था? पहली बार महाभियोग किस मुख्य न्यायाधीश के ऊपर लाया गया था? महाभियोग पहली बार लाया गया था, फर्स्ट बार लाया गया था आपको पहली बार किस रामास्वामी के विरुद्ध लाया गया था? रामास्वामी के विरुद्ध पहली बार क्या लाया गया था? महाभियोग, लेकिन पारित नहीं हुआ। लेकिन पारित नहीं हुआ। ये पूछ लिया जाता है किस मुख्य न्यायाधीश के ऊपर पहली बार क्या लाया गया था? महाभियोग। लेकिन रामास्वामी के विरुद्ध पहली बार क्या लाया गया था? पहली बार लाया गया था महाभियोग। आ जाता है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में क्या है? अनुच्छेद 124 में इनके वेतन की बात होती है। अनुच्छेद 124 में आपकी हो जाती है वेतन की बात। किसके वेतन की बात हो जाती है? ये हो जाता है आपके मुख्य न्यायाधीश के वेतन की बात। इनका वेतन वो भी संचित निधि से दिया जाता है। इनको संचित निधि से वेतन दिया जाता है, न कि कहीं वहां से। यानी वेतन की मुख्य न्यायाधीश का वेतन किस अनुच्छेद में? 124 अनुच्छेद में है, और 127 में अनुच्छेद में 127 अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 127 आ जाता है एडहॉक हो जाते हैं। एडहॉक जज हो जाते हैं। इसमें एडहॉक जज होते हैं। इसमें कौन जज होते हैं? इसमें एडहॉक, यानी सुप्रीम कोर्ट के जैसे नहीं तो एडहॉक जज में किसकी बात की गई है? अनुच्छेद 127 में। अनुच्छेद 129 में किसकी चर्चा गई? सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय की बात की। अभिलेख न्यायालय यानी अनुच्छेद 129 के तहत अगर एक कहा जाता अभिलेख न्यायालय की बात की जाती है। अनुच्छेद 132 आपको कहता है, अनुच्छेद 132 कहता है कि आपको हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करना। ये आपका हो जाता है। हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यानी आपका क्वेश्चन ये था कि किसमें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 124 के तहत, और वो भी कोलेजियम की सलाह पर 5 जज होते हैं। महाभियोग पहले किस मुख्य न्यायाधीश पर लाया गया था? रामास्वामी के विरुद्ध लाया गया था। पारित नहीं हुआ था, लेकिन पारित नहीं हुआ था। इसको लिख लो, नहीं गड़बड़ा जाएगा। इनके विरुद्ध लाया गया था, लेकिन पारित नहीं हुआ। ठीक है ना? इनके विरुद्ध हुआ था, लेकिन पारित नहीं हुआ था। अनुच्छेद 124 वेतन की बात करते हैं। अनुच्छेद 124 में वेतन की बात करते हैं। अनुच्छेद 127 में एडहॉक जज की बात करते हैं। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 132 हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात करते हैं। ठीक है ना?
चार आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, आप क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए पहले। निम्न में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया। देखो आपका क्वेश्चन 2022 में यही आया था, बस डिक्टो यही था, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। इसमें पूछा गया था निम्न में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, हमने इसको 2024 में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आपके हाल ही में अब जब एग्जाम होगा तो हाल ही में इसकी यही हो सकता है 2024 का, जब पुराना तो आपको आएगा नहीं। अगर ये अभी याद रहेगा पिछला हो सकता है या नहीं, इसमें पूछा गया था हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था। लेकिन अब 2024 वाला देखते हैं ना कि किसको दिया गया था, 2024 में किसे दिया गया था। तो पहला ऑप्शन है डी गुगेश, हरमनप्रीत सिंह, मानू भाकर और ये सभी। तो देखिए पहले हम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जानते हैं। मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये आपका खेल रत्न पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद, देखो पहले इसका नाम था राजीव गांधी, राजीव गांधी पुरस्कार, इसका पहले नाम था राजीव गांधी पुरस्कार, राजीव गांधी, राजीव गांधी पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, ये इसको कहा जाता, मेजर ध्यानचंद को पहले कहा जाता, लेकिन 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। 2021 में इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा गया। लेकिन इसमें 4 खिलाड़ियों को दिया गया। इसमें देखो पहला ऑप्शन दिया गया डी गुगेश, डी गुगेश, डी गुगेश, डी गुगेश है, डी गुगेश। ये आपके यहाँ शतरंज के खिलाड़ी, ये आपके किसके खिलाड़ी हैं, शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के, ये आपके शतरंज के खिलाड़ी हैं। डी गुगेश आपके शतरंज के खिलाड़ी हैं। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में दिया गया, यानी ये ऑप्शन आपका पहला सही होता है। दूसरा ऑप्शन होता है हरमनप्रीत सिंह, यानी बी ऑप्शन दिया गया है हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह किसके खिलाड़ी हैं, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। इनको भी 2024 में दिया गया था, इनको 2024 में खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। ये ऐसा ही था। मनु भाकर, मनु भाकर, ये आपका आ जाते हैं मनु भाकर। तीसरा हो जाते हैं मनु भाकर, तीसरा आ जाते हैं मनु भाकर। तीसरा कौन है, मनु भाकर। ये कौन से खिलाड़ी, ये निशानेबाजी है। इनके क्या है कि इनके एक क्या करते हैं, निशानेबाजी करते हैं, निशानेबाजी। देखिए 3 ऑप्शन तो उसमें आपके दिया है, बाकी 3 ऑप्शन यही है निशानेबाजी। इन चारों लोग को एक दिया गया प्रवीण कुमार को, एक दिया गया, चौथा ऑप्शन दिया गया प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार को दिया गया। इनका है पैरा एथलेटिक, इनका है पैरा एथलेटिक, इनका एथलेटिक है, कौन है, एथलेटिक है। इन सबको क्या दिया गया था, 2024 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। नंबर 5 दिया, बड़े बांधों के निर्माण द्वारा प्राकृतिक प्रवाह को विनियमित करने से अनुप्रवाह क्षेत्र में कृषि प्रभावित होती है। पहले क्वेश्चन पढ़िए, बड़े बांधों के निर्माण द्वारा प्राकृतिक प्रवाह को विनियमित करने से अनुप्रवाह क्षेत्र में कृषि प्रभावित होती है। अब देखो आप ऑप्शन नंबर 1 पढ़े, मानसूनों के दौरान भूजल की पुनः भरण के रोकने से, नहीं ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन आपका क्या होता है, गलत होता है। आपका दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया, दूसरा ऑप्शन पढ़िए, जल आपूर्ति कम होने के कारण जल के खारा होने से बांध निर्माण में का कोनो रोल नहीं रहा, ये इसका भी गलत हो जाता है। हमको लगता है रीजनिंग का क्वेश्चन है क्या आपका। तीसरा आपका क्वेश्चन, जल के प्रभाव कम होने के कारण भौम जल स्तर कम होने से, ये तीसरा ऑप्शन भी आपका आपका ऑप्शन भी गलत होता है। चौथा ऑप्शन देखिए, चौथा ऑप्शन दिया गया है, बाढ़ से खनिज समृद्ध तल छट के वार्षिक जमाव के अवरुद्ध करने से, यानी आपका चौथा ऑप्शन सही होता है, यानी यही आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, निम्न में से कौन सा एक मांग निर्धारित नहीं करता, यानी कौन सा मांग निर्धारित नहीं करता विक्रेता की रुचि और पसंद पर। इसमें पूछ रहा कौन सा निर्धारित नहीं करता,
नहीं करता। यानी आप जैसे दुकानदार हो, क्या हो, दुकानदार हो, आप दुकान लगाए हो, अगर कोई व्यक्ति सामान लेने आए उससे डिपेंड करता है ना कि कौन सामान लेगा। ये थोड़ी डिपेंड करता है कि आपको नहीं पसंद है तो कोई लेगा नहीं। यानी आपको चाहे पसंद हो या ना पसंद हो, बाकी आप सामान रखेंगे। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक मांग निर्धारित नहीं करता है। यानी मांग का कौन ऐसा चीज है तत्व जो निर्धारित नहीं करता। यानी आपसे थोड़ी कोनो मतलब आप मांग निर्धारित करते हैं ना करिए। यानी ऑप्शन आपका पहला सही होता है, पहला सही होता है, यानी मांग निर्धारित नहीं करता। दूसरा कहता है विक्रेता की रुचि और पसंद पर, यानी बेचने वाले हो तो आपसे कोई रुचि नहीं करता। माल की कीमत, अगर माल ज्यादा, यदि कोई वस्तु है उसकी कीमत बढ़ जाए, अगर उसकी कीमत बढ़ जाए तो उसकी क्या होगी, मांग पर निर्धारित होगी नहीं। अगर ये मार्कर आपको दिख रहा है, ये मार्कर अगर अभी इसका रेट मान लो 10 रुपए है, इसका रेट कितना है, 10 रुपए है। यही अगर 500 रुपए मिलेगा तो इसको मार्कर कोई खरीदेगा, इसको खरीदेंगे तो है, लेकिन इसको कितना, इसको कम हो जाएगा खरीदना, यानी इसका 50% लोग कम खरीदेंगे। यानी इसकी मांग पर हो रहा है कि नहीं प्रभावित, हाँ हो रहा है। कौन इसमें बोल रहा है, कौन सा नहीं करता, इसमें प्रभावित होता है। दूसरा का तीसरा ऑप्शन कह रहा भविष्य में कीमत में बदलाव की उम्मीद। अच्छा ये बताओ, भविष्य में अगर ये कीमत आज 2 रुपए है और 4 दिन बाद इसकी कीमत कितनी हो जाए, 500 रुपए हो जाए, और इसकी कीमत पर निर्धारित होगा, इसकी मांग में क्या होगी, कमी आएगी कि नहीं, की बढ़ेगी, नहीं मांग में कमी आएगी। इसमें मांग में प्रभावित हो रहा है कि नहीं, जी बिल्कुल हो रहा है। और चौथा ऑप्शन हो रहा उपभोक्ता की, अगर जैसे आपकी आय कितनी है, 10 रुपए है, आपकी आय 10 रुपए है, लेकिन आप कमा कितने, आपकी ये मार्कर कितने का है, 15 रुपए का है, तो इसको आप खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। तो ये उपभोक्ता की आय पर भी ये क्या होती है, इसका असर पड़ता है। समझ में आएगा नहीं, तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा विक्रेता की रुचि और पसंद पर। विक्रेता की रुचि से कोई इसमें वो नहीं, मांग पर निर्धारित नहीं करता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 7वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका देखिए, इसमें बोल रहा है राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 के तहत भारत में वायु खेल एयरपोर्ट के लिए देखो, राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 के तहत में वायु खेलों के लिए स्तरीय गवर्नेंस संरचना होगी। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था। 4 2 3 3 6, तो आपका पहला ऑप्शन सही होता है 4, पहला ऑप्शन सही होता है 4, इसमें आपका पहला ऑप्शन होता है सही। लेकिन इस नीति के तहत उद्देश्य क्या था, 2030 तक 2030 तक हवाई खेलों में भारत को शीर्ष स्थान प्राप्त करना, इसका 2030 तक इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है ना, दुनिया के खेल में इसका बराबरी करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसमें ज्यादा कुछ खास बताने वाली बात नहीं, क्योंकि करंट अफेयर है, ये करंट अफेयर में ज्यादा कुछ क्या बताएं, ये तो बदलता रहता है। बाकी इसका यही मुख्य उद्देश्य था 2030 तक, इसको लिख लो, इसका उद्देश्य 2030 तक विश्व के देशों के साथ शीर्ष स्थान यानी बराबरी करने का। ठीक है ना, शीर्ष स्थानों में। आपका क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर अगला है, कस्तूरी मृग का प्राकृतिक निवास स्थल कहाँ है। ये बोल रहा है कस्तूरी मृग का प्राकृतिक स्थल कहाँ। पहला ऑप्शन बोल रहा है पश्चिमी घाटी, दूसरा थार, तीसरा आ रहा है 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अल्पाइज प्रदेश, तीसरा चौथा ऑप्शन बोला 500 मीटर से कम ऊंचे वाले गंगा के मैदान। ये आपका क्वेश्चन होगा तीसरा ऑप्शन होगा आपका, कोई इसका ऑप्शन नंबर तीसरा होगा 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले उच्च अल्पाई प्रदेश, यानी जो कस्तूरी मृग होता है, कस्तूरी मृग आप सब जानते हैं, कस्तूरी मृग जो कस्तूरी मृग होता है, ये कस्तूरी मृग आपका पाया जाता है 250 मीटर यानी 2500 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे कहा 2500 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र यानी पहाड़ी एरिया में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में आपको पाया जाता है। उसके बाद आ जाता है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में देखो पहाड़ है, हिमाचल प्रदेश के बाद आ जाता है आपका उत्तराखंड में भी पाया जाता है। उत्तराखंड सिक्किम में भी मिलता है, ये सिक्किम में भी मिलता है, और सिक्किम के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश में भी प्राप्त होता है,
मिलता है? अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। इतनी जगह ये आपको क्या मिलता है? ये कस्तूरी मृग मिलता है और बाकी कहीं नहीं मिलता। आपका दूसरा ऑप्शन है थार का मरुस्थल। आप सब बताइए थार का मरुस्थल कहाँ पर है? थार का मरुस्थल, मरुस्थल देखो थार का मरुस्थल है आपका भारत और पाकिस्तान के मध्य में, भारत प्लस पाकिस्तान के मध्य में, भारत और पाकिस्तान के मध्य में, भारत और पाकिस्तान के मध्य नहीं, राजस्थान में है ना थार का, रेगिस्तान में देखे ना थार का मरुस्थल, रेगिस्तान में है थार का मरुस्थल, ठीक है ना। और पश्चिमी घाटी आपका तीसरा एक ऑप्शन है पश्चिमी घाटी, पश्चिमी घाटी। अब पश्चिमी घाटी आप जानते हैं? पश्चिमी देखो पश्चिमी घाटी को सह्याद्री भी कहते हैं, पश्चिमी घाटी को क्या कहते हैं? सह्याद्री भी कहते हैं, पश्चिमी घाटी को सह्याद्री भी कहते हैं, ठीक है ना। पश्चिमी घाटी को क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं, पश्चिमी घाटी को सह्याद्री कहते हैं, ठीक है ना। ये आपका ये सारे क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं? आपके एक एक ऑप्शन को हम एकदम प्रेम भाव से समझा रहे हैं, यानी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं कहाँ से क्या हो रहा है। कुछ बातें हम बता रहे हैं, बाकी ये जैसे पेपर था डिक्टो हमने आपको दिखा रहे हैं। हम एक एक पेपर का सॉल्व भी करा रहे हैं। निम्न में से किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा बंगाल सत्याग्रह, तीसरा नमक सत्याग्रह, चौथा सीधी कार्रवाई। हम एक एक ऑप्शन को उठाते हैं। पहला है हमारा क्वेश्चन क्या है? किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? यानी पहला कलकत्ता हत्याकांड, पहला हमारा ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। देखो ये आंदोलन काफी फेमस है, ये पहला ऑप्शन है। भारत छोड़ो आंदोलन ये 8 अगस्त 1942 में हुआ था। ये स्टार्ट कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 में, 8 अगस्त 1942 में। देखो 8 अगस्त 1942 में ये तो स्टार्ट हुआ थी ये आपको, लेकिन इसी को अगस्त प्रस्ताव कहते हैं, इसी को अगस्त प्रस्ताव कहते हैं, अगस्त की क्रांति प्रस्ताव ने सॉरी अगस्त की क्रांति कहते हैं इसको, अगस्त की क्रांति। अगर पूछ ले अगस्त की क्रांति किसे कहते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन किसे कहते हैं? तो अगस्त की क्रांति। ये कब स्टार्ट हुआ था? 8 अगस्त 1942 को हुआ था। उसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिथगो थे। उसमें वायसराय कौन थे? उसमें वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिथगो थे, लिथगो थे, लिथगो थे। उस समय उस समय कौन वायसराय थे? इस समय वायसराय थे लॉर्ड लिथगो। उस समय इस समय देखो जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता वायसराय थे लॉर्ड लिथगो। लॉर्ड लिथगो इनका समय काल 1936 से 1943 तक था, इनका समय काल था। ये बताओ भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली ने दिया था, यूसुफ मेहर अली ने दिया था, यूसुफ मेहर अली ने दिया था, यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। आपका दूसरा ऑप्शन आ जाता है बंगाल सत्याग्रह, दूसरा ऑप्शन आ जाता है बंगाल सत्याग्रह, बंगाल सत्याग्रह। देखो बंगाल सत्याग्रह देखो सत्याग्रह देखो बंगाल सत्याग्रह यानी सत्य की आग्रह के लिए बंगाल सत्याग्रह कब हुआ था? 14 जून 1948। ये हुआ था 14 जून 1948 को हुआ था। 14 जून 1948 को किस लिए होता? हिंदी भाषा को थोपने के लिए होता। बंगालियों ने कहा था कि मैं हिंदी भाषा हमारी बंगाली भाषा क्यों समाप्त कर रहे, हिंदी भाषा थोप रहे, इसीलिए क्या हुआ था? बंगाल सत्याग्रह 14 जून 1948 हिंदी भाषा के लिए हुआ था। ये हुआ था आपका हिंदी भाषा के लिए, हिंदी भाषा के लिए हुआ था बंगाल सत्याग्रह। आपका तीसरा ऑप्शन हो जाता है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह आपका नमक सत्याग्रह नमक सत्याग्रह काफी चर्चा में रहता है। ये नमक सत्याग्रह कहां से शुरू होता है? साबरमती आश्रम से। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 से साबरमती आश्रम से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? साबरमती आश्रम से, साबरमती
आश्रम से, ये साबरमती आश्रम से शुरू होता है मार्च 1930 तक, मार्च 1930 से अप्रैल 1930 तक, अप्रैल 1930 तक दंडी यात्रा। इसे नमक कर्क भी कहते हैं, नमक सत्याग्रह है, ठीक है ना। इसे दांडी यात्रा, इसी को भी बोलते हैं दांडी यात्रा, दांडी यात्रा इसी को बोलते हैं दांडी यात्रा। कभी कभी डेट भी पूछ लिया जाता है, 12 मार्च से, इसको 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक इसे कहा जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है सीधी कार्रवाई, चौथा ऑप्शन आ जाता है सीधी कार्रवाई। सीधी कार्रवाई, सीधी कार्रवाई 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई की जाती है। मुस्लिम लीग द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई की जाती है। यानी आपका चौथा ऑप्शन होता है सीधी कार्रवाई। यानी सीधी कार्रवाई हत्याकांड कहां से होती है? कलकत्ता हत्याकांड से होती। सीधी कार्रवाई मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को होती है। ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर चौथा, ये ऑप्शन होता है चौथा, ठीक है ना, इस वाले क्वेश्चन का। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन भविष्य के लिए पैसे बचाना एक मौलिक कर्तव्य है। आप सब बताइए, क्या पैसे नहीं बचाओगे मौलिक कर्तव्य है? ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं। अगर मौलिक कर्तव्य होता तो कल से पैसा खर्च करना हम बंद कर देते हैं। ये मौलिक कर्तव्य आपका पहला ऑप्शन तो एकदम गलत। इसमें बोल रहा है कि भविष्य में पैसा, ऑप्शन को गलत करिए, सही अपने आप मिल जाएगा। भविष्य के लिए पैसे बचाना एक मौलिक कर्तव्य, गलत। जैव विविधता को संरक्षित करना एक मौलिक कर्तव्य, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य नहीं। जैव विविधता को संरक्षित करना एक मौलिक कर्तव्य, ये भी आपका। माता पिता की आज्ञा मानना एक मौलिक कर्तव्य, ये आपकी मौलिक कर्तव्य नहीं होता। तीसरा ऑप्शन दिया गया माता पिता की आज्ञा मानना, क्या ये मौलिक कर्तव्य आता है? मौलिक कर्तव्य इसमें नहीं आता। मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है कि जो सरकार आपको कर्तव्य दे, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है ना। ये आपका संस्कार होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा दे रहा है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। जी हाँ, बिल्कुल ये हमारा मौलिक कर्तव्य। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को लिए हम क्या देंगे? अनिवार्य शिक्षा देंगे, ये हमारा मौलिक कर्तव्य। अब हम मौलिक कर्तव्य के बारे में जानते हैं। मौलिक कर्तव्य हमारा आ जाता है मौलिक कर्तव्य। देखिए, इसका आंसर हो गया चौथा, लेकिन हम मौलिक कर्तव्य के बारे में जानते हैं। मौलिक कर्तव्य कहते किसे हैं? मौलिक कर्तव्य, अब मौलिक कर्तव्य का एकदम पोस्टमार्टम कर डालो। मौलिक कर्तव्य भाग 51A में है, और सॉरी अनुच्छेद 51A में है, और भाग कोने में है? ये आपके भाग 4 में है। ये भाग कौन से भाग में है? भाग 4 में है। ये आपके भाग 4 में है, 51A में। देखो, पहला हुआ था 42वां संविधान। ये किस संविधान से लिया? ये रूस के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये किस संविधान से लिया गया? ये रूस के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। ये रूस के संविधान से लिया गया, ये रूस के संविधान से लिया। लेकिन पहले कितना मौलिक कर्तव्य? मौलिक कर्तव्य तो हमारे कितने? मौलिक कर्तव्य कितने वर्तमान में? तुम्हारे 11 हैं, लेकिन शुरुआती में कितने थे? शुरुआती में हमारे मौलिक कर्तव्य थे 10। शुरुआती में कितने थे मौलिक कर्तव्य? शुरुआती में मौलिक कर्तव्य हमारे 10 थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 को 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 को कितने? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन किसकी सिफारिश से? सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश से। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, समिति पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ेंगे। लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन,
86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में, 2002 में यही कितना हो गया था, ये 10 था, अभी 10 एक जोड़ा गया, एक जोड़ दिया गया तो कितना हो गया, 11 हो गया। इसी में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था इसी में की है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था, ठीक है ना। है निम्न के किस पर्वत और राज्य के में सम्मिलित, सॉरी, निम्न में से कौन पर्वत और राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही नहीं है। देखो इसमें नंदा देवी, पहला ऑप्शन है नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड में ही, नंदा देवी उत्तराखंड, सासेर कांडी लद्दाख ये सही है, कंचनजंगा सिक्किम ये भी सही है, लेकिन केटू पर्वत हिमाचल प्रदेश दे रहा है। केटू पर्वत क्या हिमाचल प्रदेश में है, नहीं है, ये आपके लद्दाख में पड़ जाता है। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत केटू पर्वत ही होता है। दुनिया का आपका क्वेश्चन नंबर 4 ही सही होता है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें बोला गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो यानी क्वेश्चन नंबर 4 ये कहां पर पाया जाता है, लद्दाख और थोड़ा पाकिस्तान वगिस्तान के एरिया में मिलाकर पाया जाता है, क्योंकि पहाड़ है तो सारा मिक्स करके है। यानी केटू ये कहां पाया जाता है, लद्दाख में पाया जाता है। केटू दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, ऊंचा पर्वत है। तो सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत, यानी पहला कौन है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा है, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, माउंट एवरेस्ट है, लेकिन केटू दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा है। तो आपका ये वाले सवाल का जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। इसका होगा केटू पर्वत कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये आपको पड़ जाता है लद्दाख में पड़ जाता है, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना में बुनियादी एवं भारी उद्योग की स्थापना पर जोर दिया गया ताकि तीव्र औद्योगिक आत्मनिर्भरता और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक ठोस आधार स्थापित किया जा सके। तो इसमें लिखा गया पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना में कुछ नहीं, ये नहीं कहा गया था, कृषि पर बल दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना यही आपका सही होगा, दूसरी है, देखो दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरी पंचवर्षीय योजना यही आपका सही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना ये आपका गलत है, चौथे ऑप्शन दिया गया है, सॉरी हाँ तीसरे में दिया गया पहली पंचवर्षीय योजना ये सही है, गलत है। अब चौथे में भी दिया गया है चौथी पंचवर्षीय योजना, ये भी गलत है, ये चारों ऑप्शन गलत है, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी औद्योगिकीकरण हुआ था, ठीक है ना। अब योजना आयोग के बारे में जानते हैं। देखिए योजना आयोग, देखो पंचवर्षीय योजना बनाता कौन था, पंचवर्षीय योजना बनाते थे योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना आयोग बनाते थे। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, देखिए योजना आयोग के बारे में जानते हैं। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, 15 मार्च 1950 को हुई थी। किसकी अध्यक्षता में अध्यक्ष उस समय थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जी जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसमें अध्यक्ष थे। और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष, फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा थे, गुलजारी लाल नंदा थे। लेकिन योजना आयोग अब क्या हुआ, योजना आयोग को अब नीति आयोग नाम दे दिया, योजना आयोग का अब क्या पड़ गया, नीति आयोग, नीति आयोग, इसका नाम हो गया नीति आयोग। इस नीति आयोग और नीति आयोग, अब नीति आयोग देखो 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 किसका क्या नाम बदल गया,
नीति आयोग। अब इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं। जो पीएम के पद पे रहेगा इसका अध्यक्ष बनेगा। है ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में? पहला अनुच्छेद बताता है 40, 31, 38, 37। तो साथी ये हो जाता पहला ऑप्शन आपका 40, यही आपका ऑप्शन हो जाता पहला 40 हो जाता है कि यानी इसमें आप ग्राम पंचायतों का गठन कर सकते हैं। लेकिन 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार कहाँ ग्राम पंचायत हुआ था? नागौर में हुआ था। नागौर, इसमें क्या हुआ था? नागौर में क्या हुआ था? राजस्थान के नागौर में पहली बार ग्राम पंचायत का लागू हुआ था। ठीक है ना? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के राजस्थान में पहली बार ग्राम पंचायतों का गठन हुआ था। इसके संबंधित अनुच्छेद 40 है। में भारत सरकार द्वारा कुछ निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति वाली भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित करने का निर्णय लिया। यानी इसमें कह रहा है शास्त्रीय भाषा में भारतीय, इसमें डैश करके दिया गया में भारत सरकार द्वारा कुछ निश्चित भाषाओं को की पूर्ति करने वाली भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित करने का निर्णय लिया। यानी कब शास्त्रीय भाषा घोषित करने का निर्णय लिया? यानी पहला ऑप्शन है 2006, 2008, तीसरा ऑप्शन है 2004 और चौथा ऑप्शन है 2011 है। ठीक है, 2010 है, सॉरी 2010 है। लेकिन आपका 2004 में ही शास्त्रीय भाषा घोषित करने का निर्णय लिया था। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाता है, यानी 2004। लेकिन शास्त्रीय भाषा, देखा शास्त्रीय भाषा क्यों किया गया? यानी 15,000 से 200 साल 2000 साल पुरानी भाषा को शास्त्रीय भाषा कहा जाता है। यानी पुरानी भाषा को क्या आज कहा जाएगा? पुरानी भाषा को शास्त्रीय भाषा कहेंगे। इनको कहेंगे शास्त्रीय भाषा। 15,000 पुरानी से 2000 साल पुरानी भाषा को क्या कहेंगे? शास्त्रीय भाषा कहेंगे। लेकिन शास्त्रीय भाषा है कितनी? पहले किसको मिली थी? पहले सबसे पहले मिली थी तमिल भाषा को। तमिल भाषा को 2004 में मिली थी। ऐसे लिख लो, तमिल भाषा पहले मिली थी तमिल भाषा को 2004 में। उसके बाद किसको मिली थी? उसके बाद आपकी संस्कृत को मिली थी। संस्कृत को, अब संस्कृत को कब मिली थी? संस्कृत को आपको मिलती है 2005 में। 2005 में संस्कृत को मिलती है। 2005 में संस्कृत को मिलती है। तेलुगु और कन्नड़ को एक साथ में मिलती है। तेलुगु और कन्नड़ को तेलुगु कन्नड़ को एक साथ मिलती है 2008 में। तेलुगु कन्नड़ को मिलती है 2008 में। ऐसे ही एकदम सीक्वेंस ही याद रखना। तेलुगु कन्नड़ को मिलती है एक साथ 2008 में। और मलयालम को मिलती है 2013 में। मलयालम को मिलती है 2013 में। मलयालम को मिलती है 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा। शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2013 में मिलती है। फिर आ जाता है उड़िया। उड़िया को मिल जाती है 2014 में। उड़िया भाषा को मिलती है 2014 में। उड़िया भाषा को मिलती है 2014। उसके बाद आ जाता है मराठी, पाली, प्राकृतिक, बंगाली, असमिया। आ जाता है मराठी, पाली, प्राकृतिक, मराठी, पाली, प्राकृतिक, बंगाली, असमिया। बंगाली, असमिया। इन सबको 2024 में मिलता है। 3 अक्टूबर 2024 3 अक्टूबर 2024 को मिलता है। 3 अक्टूबर 2024 को इतनी भाषा को मिलता है। मराठी, पाली, प्राकृतिक, बंगाली, असमिया को इतनी भाषा को क्या मिलता है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा। शास्त्रीय भाषा जो 15,000 पुरानी से 2000 पुरानी भाषा को मिलती है। यानी सबसे पहले तमिल को मिली, उसके बाद संस्कृत को मिली, तेलुगु कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में, मराठी, पाली, प्राकृतिक, बंगाली, असमिया 2024 में मिली। इतनी भाषाओं को क्या मिली? और मिलना कब से शुरू हुआ था? 2004 से। इनको क्या किया गया था? इनको संस्कृत भाषा घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 दिया गया लद्दाख, नंबर 2 उत्तराखंड, सिक्किम, चौथा अरुणाचल प्रदेश। ये पर्वत प्रहार अभ्यास आपका लद्दाख में हुआ था।
कहां पर हुआ था? लद्दाख में। देखो लद्दाख में आपका ये सही, यानी पहला ऑप्शन आपका सही होता है, लद्दाख में। पर्वत प्रहार अभ्यास लद्दाख में होता है। देखिए कुछ अभ्यास हम लिखे, अल नजहत युद्ध अभ्यास, अल अल नजहर अल नजहर अल नजह युद्ध अभ्यास, अल नजह युद्ध अभ्यास। ये किसके किसके, अल नजह युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच? भारत और ओमान के बीच हुआ था। 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 और अगला आ जाता विनबैक्स। विनबैक्स किसके साथ हुआ था? विनबैक्स आपका हो जाता है विनबैक्स। विनबैक्स विनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच हुआ था। भारत और वियतनाम के बीच हुआ था। भारत और वियतनाम के बीच क्या हुआ था? युद्ध अभ्यास। अल नजह युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास, ठीक है, युद्ध अभ्यास भारत और ओमान के बीच, भारत और विनबैक्स युद्ध अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच हुआ था। ठीक है ना। अगला हो जाता है क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, हाल ही में किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया? सेफ्टी रिंग किसने लॉन्च किया था? देखा, ये पहला ऑप्शन है एसबीआई ने, दूसरा पीएनबी ने, तीसरा बीओबी ने, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखो पीएनबी ने इसको लॉन्च किया था, यानी बैंक ऑफ पंजाब, पीएनबी बैंक, यानी पीएनबी यानी पंजाब बैंक ने इसको लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? पंजाब बैंक ने क्या किया था? पीएनबी यानी सेफ्टी, कहा रहा इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया? सेफ्टी रिंग किसने लॉन्च किया था? सेफ्टी रिंग इसने लॉन्च किया था पंजाब नेशनल बैंक ने। पंजाब नेशनल बैंक ने, पीएनबी ने क्या किया था? पंजाब नेशनल बैंक ने ही सेफ्टी रिंग लॉन्च किया था। सेफ्टी रिंग लॉन्च किया था। लेकिन अब आ जाता है एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक 27 जनवरी 1921 से 3 बैंकों से मिलकर 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक थी। क्या थी? इंपीरियल बैंक थी। इंपीरियल बैंक थी। लेकिन इसको 1 जुलाई 1955 को 1 जुलाई 1955 को एसबीआई इसका नाम रख दिया गया, एसबीआई। यानी इंपीरियल बैंक को, यानी 3 बैंकों को मिलाकर ये बना इंपीरियल बैंक। और यही इंपीरियल बैंक 1 जुलाई 1950 को एसबीआई बैंक बन गया। ठीक। महिला दिवस कब मनाया जाता है? एक दिवस से पूछा गया था, ये डिक्टो क्वेश्चन यही है। महिला दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 8 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 20 मार्च, तीसरा ऑप्शन है 31 मार्च, चौथा ऑप्शन है 1 अप्रैल। यानी 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च महिला दिवस, 8 मार्च को महिला दिवस ही मनाया जाता है। यानी पहला ऑप्शन आपको सही होता है, 8 मार्च महिला दिवस। लेकिन अब की इसकी थीम क्या थी? 8 मार्च की इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी महिलाओं में निवेश करें, महिलाओं में निवेश करें, महिलाओं में निवेश करें, निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं, प्रगति में तेजी लाएं, प्रगति में तेजी लाएं। यही इसकी थीम थी। 2024 में इसकी थीम क्या थी? यही थी। इसमें सवाल पूछ रहा है, जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? महावीर स्वामी ने, ऋषभ देव ने, पारसनाथ ने, पद्म प्रभु ने। देखिए महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे, ये लास्ट तीर्थंकर थे। यानी ऋषभ देव ने इसकी स्थापना की थी। जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? ऋषभ देव ने
जैन धर्म की स्थापना की थी, यही ऑप्शन है। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे। इसका पहला ऑप्शन सही होता है। 24वें तीर्थंकर ऋषभ देव ही इसके स्थापना के हैं, लेकिन 24वें तीर्थंकर कौन है? 24वें तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर हो जाते हैं महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर हो जाते हैं आपके महावीर स्वामी। महावीर स्वामी और अंतिम तीर्थंकर है, ये अंतिम है, ये आपके अंतिम तीर्थंकर हैं, ये अंतिम हो जाते हैं। उसके बाद आपका धर्म समाप्त हो जाता है, यानी जैन धर्म मतलब समाप्त क्या, अलग अलग शाखाओं में टूट जाता है। घटना ने भारत के विदेश व्यापार में ब्रिटिश नियंत्रण को और अधिक मजबूत कर दिया था। पहला नंबर ऑप्शन है सुएज नहर को खोल दिए जाना। दूसरा ऑप्शन है भारतीय धन की निकासी। तीसरा ऑप्शन है रेल पटरियों को निर्माण। चौथा ऑप्शन है विदेश व्यापार पर अंग्रेजों का एकाधिकार। ये आपका पहला ऑप्शन हो जाता है सुएज नहर को खोल देना। सुएज नहर को खोल दिया जाना। ये होता है 1859 में। जब ये इसको सुएज नहर को खोल दिया जाता है तो भारत में व्यापार करना आसान हो जाता है। यही आपका रेलवे ग्रुप डी में एकदम डिक्टो क्वेश्चन होगा। आप 2022 का क्वेश्चन मिलाना, अगर नहीं मिलेगा तो फिर बताना हमको। साथ ही आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।